हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है हिस्ट्री के लिए 150 क्वेश्चन की सीरीज़। अब हम करने वाले हैं उसी में टॉपिक वाइज अपने नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे दिए हैं, हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या शुरू जाता है। यहाँ पर हम जो डीपली पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता को हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है नेगेटिव मार्किंग बेस है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए ये PDF तैयार की है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन के निर्देशन में सन 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि किसके सर्वेक्षण और निर्देशन में उन्होंने कार्य किया था, तो ये किया था उन्होंने सर जॉन के निर्देशन में। तो यहाँ पर जो खुदाई शुरू की गई वो कब की गई? 1921 में। लगभग एक वर्ष बाद सन 1922 में रखाल दास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। तो क्या हुआ, लरकाना के एक मोहनजोदड़ो में स्थित बौद्ध स्तूप है, उसकी खुदाई हो रही थी, तो उसी पर क्या हुआ, एक नए स्थान का पता वहाँ पर चला। चलिए आगे देखते हैं। गंगा, लोथल, बाणावली आदि से क्या होते हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी वो किस तरह की थी? यहाँ पर सड़कें जो होती थी चौड़ी चौड़ी होती थी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती थी। ये सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटती थी। कैसे? ऐसे करके ये सड़कें ऐसे एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटती थी, यहाँ पर एक समकोण की तरह निर्मित करती थी। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों मोहल्लों में बांटा जाता था। जो एक नगर होता था वो क्या होता था, मोहल्लों में छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड होता था। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी, जो संभवतः क्या होगा, राजमार्ग रही होगी। 11 मीटर जो थी उसकी चौड़ाई थी। सड़क की चौड़ाई की यहाँ पर बात की जा रही है, कितनी थी? 11 मीटर चौड़ी। तो वो मेन रोड होगी वहाँ पर जाने के लिए, राजमहल में जाने के लिए। खास बात यह है कि जो नगर की सड़कें होती थी क्या होती थी, वो सभी जो है राजमार्ग से मिलती थी। जो मेन रोड यहाँ पर होती थी उसी से सारी सड़कें जो हैं वो मिलती थी जाकर। नगरों में क्या होता था, जल निकासी का भी समुचित प्रावधान था। सड़कों के किनारे जो थी दोनों साइड में नालियाँ बनी हुई थी जो पक्की और ढकी हुई होती थी। इनमें मेन हॉल भी बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि नालियाँ बनी हैं तो ओपन बनी है। सड़क के दोनों साइड में क्या होता था, नालियाँ बनी होती थी और उनके ऊपर क्या था, वो ढकी हुई थी और इनमें मेन हॉल भी बनाए जाते थे जिससे पानी आराम से पास हो सके। चलिए अब देख लेते हैं इसके स्नानागार के बारे में क्या बात हो रही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक विशाल स्नानागार एक विशाल भवन में स्थित है। यहाँ पर क्या है, एक विशाल स्नानागार भी मिला है जो एक बहुत बड़े भवन में स्थित है। इसका जलाशय आयताकार है। तो कैसा है, ये एक आयताकार बना हुआ है जलाशय जो है। कैसा? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यह है 39 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। कितना है ये चौड़ा? ये 39 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। इसके प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए क्या है, ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे आसानी से पानी तक पहुंचा जा सके। जलाशय की जो दीवारें हैं एवं फर्श हैं वो कैसे हैं, पक्की ईंटों से बने हैं। यह जो जलाशय में जल के निकास की समुचित व्यवस्था भी की गई है। इसके चारों ओर बरामदे हैं और जिनके पीछे क्या हैं, कमरे भी बने हुए हैं। तो इसके चारों तरफ बरामदे हैं और उसके पीछे क्या बने हैं, कमरे बने हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर विशाल स्नानागार की। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर नगर योजना देख ली है, स्नानागार के बारे में देख लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। इनका सामाजिक जीवन किस तरह का था। चलिए आते हैं सामाजिक जीवन पर। यहाँ पर दिया है, उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति, तत्कालीन खान पीन, वेशभूषा और आभूषणों, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है, जो कि निम्नलिखित है। देख लेते हैं सामाजिक संगठन इनका कैसा था। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर सामाजिक संगठन की। तो चलिए देखते हैं इसको। सिंधु सभ्यता का
समाज मुख्यतः वर्गहीन समाज था। उसमें क्या था, वर्ग बटे हुए नहीं था कि ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है या ये शूद्र है, इस तरह से उनके नगरों की व्यवस्था नहीं थी। समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान था। वहाँ पर क्या होता था, मेनली क्या काम था उनका, वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, अर्थात वहाँ पर खरीद फरोख्त का काम चलता था। वो अपने सामान को, अपनी फसलों को बेचते थे, उगाते थे और ख़रीदते भी थे। तो यहाँ पर व्यापार का काम मेन होता था। इसमें मुख्य वर्ग व्यापारी, योद्धा, श्रमजीवी, विद्वान आदि थे। तो किस तरह से मुख्य वर्ग थे इनके, जो कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ योद्धा थे, कुछ काम करने वाले श्रमजीवी थे और कुछ विद्वान थे। संभवतः इस सभ्यता के अंतर्गत समाज मातृ प्रधान था। यहाँ पर क्या था, मातृ प्रधान समाज माना जाता था। यहाँ पर माता को घर का मुखिया समझा जाता था। तो मेन पॉइंट ये है कि ये समाज किस तरह का था, ये मातृ प्रधान समाज था। चलिए आगे देख लेते हैं अब इनकी कृषि एवं आहार कैसा था। यहाँ पर हम आ जाते हैं कृषि एवं आहार पर। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। तो कौन कौन सी फसलें उगाते थे, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फसलें उगाई जाने वाली कौन सी थी, गेहूँ, चावल, जौ, मटर और सब्जियाँ थी। साथ ही क्या करते थे, ये दूध का संसाधन भी इनके पास था। तो ये क्या करते थे, भेड़ों को पालते थे दूध के लिए, गाय थे, और ये मछली भी यहाँ पर पाली जाती हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। मुर्गे आदि जंतुओं के मांस को खाने के लिए पालते थे। तो मांस के लिए ये किसको पालते थे, मछली, मुर्गे, भेड़ों आदि को मांस के लिए पालते थे। तो यहाँ पर हमने इनकी कृषि और आहार के बारे में बात कर ली है। चलिए अब देख लेते हैं इनकी वेशभूषा एवं आभूषण के बारे में। तो किस तरह की इनकी वेशभूषा थी और कैसा इनका आभूषण था, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है वेशभूषा एवं आभूषण। तो कैसा था, शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे। प्रथम एक आधुनिक शॉल के समान कपड़ा होता था। जो एक वस्त्र था इनका कैसा था, 2 कपड़े ये पहनते थे। एक होता था जैसे शॉल होता है, उसको लपेट लेते हैं, जिसे कंधे से ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे से निकाल कर ये पहनते थे, जिससे दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रह सके। दूसरा वस्त्र इनका क्या था, दूसरा वस्त्र शरीर के नीचे पहना जाता था, जो आधुनिक धोती के समान होता था। तो आपको यहाँ से इनकी वेशभूषा के बारे में भी पता चल गया। चलिए अब आभूषण के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता था। साधारणतः सूती कपड़े पहने जाते थे, परंतु उन्हीं वस्त्रों का कोई प्रचलन यहाँ पर नहीं था। तो सूती वस्त्र यहाँ पर मेन पहने जाते थे। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद करते थे या पहनते थे। तो यहाँ पर है सूती कपड़े। चलिए देख लेते हैं उनके आभूषणों के बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठाहार और कुंडल आदि पहनते थे। स्त्रियां चूड़ियाँ, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद और करधनी भी पहनती थी। ये आभूषण सोने, चांदी, हाथी के दांत, हीरे आदि से बनाए जाते थे। निर्धन व्यक्ति जो थे वो तांबे, मिट्टी और सीप आदि के आभूषण पहनते थे। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, जो अमीर लोग थे वो किस तरह के आभूषण पहनते थे और जो निर्धन व्यक्ति थे वो किस तरह के। निर्धन व्यक्ति पहनते थे तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण, और जो अमीर व्यक्ति थे वो किसके पहनते थे, सोने, चांदी और हीरे दांत के आभूषण यहाँ पर पहनते थे। तो हमने यहाँ पर आभूषण की बात कर ली है। हमने काफ़ी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लिया है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। PSSSC पैट 2023 एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।